ये बात 2014 की है। मुंबई के मुलुंड में एक थाना आता है, नवघर। इसी थाने के इंस्पेक्टर संपत मुंडे सब इंस्पेक्टर मांजरे के साथ बैठे हुए किसी पुराने मामले पर चर्चा कर रहे थे। तभी मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के एक अधिकारी अपने कुछ कर्मचारियों के साथ थाने आए और उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे बने बीएमसी के कचरा डालने की जगह में प्लास्टिक की सफेद रंग की एक बड़ी थैली मिली है, जिससे किसी औरत के लंबे बाल बाहर निकले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उस थैली में किसी महिला की लाश हो सकती है। बीएमसी कर्मचारियों की बात को इंस्पेक्टर संपत मुंडे ने बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर मांजरे को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा और यह जानकारी अपने सीनियर इंस्पेक्टर गणेश गायकवाड़, ऊपरी अधिकारियों और पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। इसके बाद वह अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए निकल गए। यह घटना 14 सितंबर 2014 की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच की है। जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां बीएमसी के कुछ कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर पहले से मौजूद थे। पुलिस ने तुरंत मौके का शुरुआती निरीक्षण किया और उस थैली को डंपिंग ग्राउंड से बाहर निकलवाया। जब थैली का मुंह खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस टीम ही नहीं बल्कि बीएमसी के कर्मचारी भी हैरान रह गए। उस छोटे से थैले में एक महिला का शव 2 चादरों के बीच लपेटकर जबरदस्ती ठूंस कर रखा गया था। महिला की उम्र करीब 25-26 साल लग रही थी। उसके शरीर पर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज थे। इसके अलावा कोई और कपड़ा नहीं था। जब शव को थैली से बाहर निकाला गया तो इंस्पेक्टर संपत मुंडे ने लाश का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने और सब इंस्पेक्टर मांजरे ने मृतका की पहचान के लिए वहां मौजूद बीएमसी कर्मचारियों और अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। इससे यह साफ हो गया कि वह महिला उस इलाके की रहने वाली नहीं थी। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि न तो उसके कपड़ों में और न ही प्लास्टिक की थैली में ऐसी कोई चीज मिली जिससे उसकी पहचान या उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। डीसीपी मोहन कुमार दहिकर और एसीपी प्रफुल्ल भोसले ने आपस में चर्चा करने के बाद इस मामले की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच यूनिट 7 के सीनियर इंस्पेक्टर शंकर पाटिल को सौंप दी। घटनास्थल पर आए प्रेस फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट टीम के काम पूरा करने के बाद इंस्पेक्टर गणेश गायकवाड़ ने सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और फिर मृतका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुलुंड के शताब्दी अस्पताल भेज दिया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि जिस बीएमसी डंपिंग ग्राउंड में महिला की लाश मिली थी वह बहुत बड़ा इलाका था और वहां मुंबई के कई हिस्सों से रोज हजारों टन कचरा लाकर फेंका जाता था। यह साफ था कि महिला की लाश भी कचरे के साथ वहां तक पहुंची थी, लेकिन वह किस इलाके से आई थी यह पता लगाना आसान नहीं था। फिर भी जांच को आगे बढ़ाने के लिए नवघर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुनील काले और इंस्पेक्टर संपत मुंडे ने मृतका की पहचान के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने महिला के हुलिये और उससे जुड़ी बाकी जानकारी मुंबई के सभी थानों को भेज दी। साथ ही अखबारों की मदद ली गई और कुछ मुखबिरों को भी लगाया गया ताकि कोई सुराग मिल सके। इंस्पेक्टर मुंडे को उम्मीद थी कि कहीं न कहीं से कोई सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन उनकी ये कोशिशें नाकाम रहीं। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच यूनिट 7 के सीनियर इंस्पेक्टर वेंकट पाटिल और उनकी टीम भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार निराश होकर सीनियर इंस्पेक्टर वेंकट पाटिल ने जांच की दिशा बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ दोबारा घटनास्थल का दौरा किया। बीएमसी कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने वहां कचरा लाने वाली गाड़ियों की एंट्री डायरी चेक की। जांच में सामने आया कि उस दिन 2575 नंबर की एक गाड़ी कचरा लेकर बाकी गाड़ियों की तुलना में काफी देर से डंपिंग ग्राउंड में पहुंची थी। उस गाड़ी के आने के कुछ ही समय बाद बीएमसी कर्मचारियों को वह थैला दिखाई दिया था जिसमें महिला की लाश थी। जब यह जांच की गई कि उस दिन वह गाड़ी किन किन इलाकों से कचरा उठाकर लाई थी तो पता चला कि वह सायन धारावी और माहिम के इलाकों से कचरा लेकर आई थी। इसका मतलब यह था कि महिला की लाश इन्हीं 3 में से किसी एक इलाके से आई थी। इससे जांच अधिकारियों को तफ्तीश की एक दिशा तो मिल गई, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। सायन धारावी और माहिम जैसे इलाके छोटे नहीं हैं जहां किसी की पहचान आसानी से हो जाए। फिर भी क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने और अधिक जोश और मेहनत के साथ जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पुलिस टीम मृतका की तस्वीर लेकर माहिम, सायन और धारावी इलाके में आने वाले शाहूनगर पुलिस थाने की सीमा में पड़ने वाली बस्तियों जैसे धारावी काला किला, पीला बंगला, केमकर चौक, नेताजी नगर, लक्ष्मीबाग और नाइक नगर में खोजबीन करने लगी। इसी दौरान नवरात्र मंडल से जुड़े एक कार्यकर्ता ने जब मृतका की तस्वीर देखी तो उसने असिस्टेंट इंस्पेक्टर अनिल ढोले को बताया कि यह महिला अपने पति के साथ राजीव गांधी नगर में रहती थी, लेकिन वह कई दिनों से दिखाई नहीं दी है। जब अनिल ढोले उस कार्यकर्ता को साथ लेकर राजीव गांधी नगर पहुंचे तो वहां पूछताछ में पता चला कि मृतका का नाम रेखा गौतम था। हालांकि उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि मृतका का नाम रेखा गौतम है और उसके पति का नाम संजय गौतम है। घटना वाले दिन रेखा अपने पति संजय के साथ विरार स्थित जीवदानी माता के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन रास्ते में वह संजय से बिछड़ गई। संजय ने उसे बहुत तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली।
जब पुलिस ने संजय के बारे में और जानकारी ली तो एक पड़ोसी ने बताया कि वह अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया है। यह जानकारी जांच अधिकारी ने सीनियर इंस्पेक्टर वेंकट पाटिल को दी। पाटिल के निर्देश पर इंस्पेक्टर संजय सुर्वे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर अनिल ढोले ने पुलिस टीम के साथ उस रिश्तेदार के घर छापा मारा और संजय गौतम को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पूछताछ के लिए उसे सीआईडी ऑफिस लाया गया। पूछताछ के दौरान संजय कुमार गौतम ने खुद को बेगुनाह बताया। उसके मुताबिक जिस दिन वह अपनी पत्नी रेखा को जीवदानी देवी के मंदिर ले जाने के लिए निकला था, उस दिन लोकल ट्रेन में काफी भीड़ थी। भीड़ के कारण उसने रेखा को महिला डिब्बे में चढ़ने को कहा और खुद जेंट्स डिब्बे में चढ़ गया। जब वे विरार स्टेशन पहुंचे और वह रेखा के डिब्बे के पास गया तो वह वहां नहीं थी। उसने रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेखा को काफी देर तक ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो थक हार कर वह विरार पुलिस स्टेशन गया ताकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सके। लेकिन वहां के अधिकारियों ने यह कहकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की कि उसे बांद्रा रेलवे स्टेशन पुलिस के पास जाकर शिकायत करनी होगी, क्योंकि घटना वहीं की सीमा में आती है। जब संजय गौतम बांद्रा रेलवे स्टेशन पुलिस के पास गया तो वहां के पुलिसकर्मियों ने भी मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले वो अपने नाते रिश्तेदारों के यहां जाकर पता करे, शायद रेखा वहां चली गई हो। संजय ने अपनी पत्नी रेखा के लापता होने की जो कहानी सुनाई वह इंस्पेक्टर संजय सुर्वे को ठीक नहीं लगी। संजय के चेहरे के हाव भाव देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्हें लगा कि मामला सिर्फ लापता होने का नहीं है। जब उन्होंने संजय से थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो जल्द ही उन्हें साफ हो गया कि मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। संजय पुलिस के सवालों के सामने टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में संजय गौतम ने अपनी पत्नी की हत्या की जो कहानी बताई वह कुछ इस तरह थी। 28 वर्षीय संजय गौतम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज गांव का रहने वाला था। उसके पिता रघुनाथ प्रसाद गौतम गांव में टेलरिंग का काम करते थे और अपने अच्छे व्यवहार की वजह से गांव में उनकी काफी इज्जत थी। वे एक सीधे साधे और सम्मानित व्यक्ति थे। संजय उनका इकलौता बेटा था। वह बीए पास था और सिलाई कढ़ाई का काम भी जानता था, जिसमें वह अपने पिता की मदद करता था। रघुनाथ प्रसाद ने 3 फरवरी 2014 को संजय की शादी पड़ोस के गांव की एक लड़की रेखा से कर दी। रेखा सुंदर और सुशील थी और वह भी बीए पास थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई। संजय और रेखा दोनों ही पढ़े लिखे थे और कुछ बेहतर करने की चाह रखते थे। सोच विचार करने के बाद संजय जुलाई 2014 में अपनी पत्नी रेखा को लेकर मुंबई आ गया। धारावी इलाके में संजय के गांव के कई लोग पहले से रहते थे, जिनकी मदद से उसने राजीव गांधी नगर की विश्वकर्मा चाल में किराए पर एक छोटा कमरा ले लिया और वहीं रेखा के साथ रहने लगा। उसी इलाके की एक टेलरिंग शॉप में उसे काम भी मिल गया। मुंबई आने के बाद संजय और रेखा दोनों काफी खुश थे। रेखा अपने छोटे से घर को संवारने में लगी रहती थी और संजय काम पर जाता था। लेकिन यह सुखद जीवन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। एक दिन रेखा ने मजाक मजाक में संजय से कहा कि कॉलेज के दिनों में उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसे वह बहुत प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। वह बात सिर्फ मजाक में कह रही थी, लेकिन संजय ने इसे दिल पर ले लिया। रेखा का मजाक उस पर बहुत भारी पड़ गया। उस मजाक से संजय के मन में शक पैदा हो गया। धीरे धीरे यह शक इतना बढ़ गया कि वह पूरी तरह बदल गया। पहले जो संजय रेखा से प्यार करता था, अब वही उससे बात बात पर लड़ने लगा। वह उसे ताने देता, गुस्सा करता और कई बार मारपीट भी करने लगा। रेखा ने कई बार उसे समझाया कि वो बस मजाक कर रही थी, माफी भी मांगी, लेकिन संजय का शक दूर नहीं हुआ। अब उसके दिल में रेखा के लिए सिर्फ गुस्सा और बदला लेने की भावना रह गई थी। समय बीतने के साथ संजय का रेखा पर शक और भी ज्यादा बढ़ता गया। शक ने उनके रिश्ते को और खराब कर दिया। अब संजय हर समय रेखा की हर बात पर नजर रखने लगा था। अगर वह उसे फोन पर किसी से बात करते हुए देखता तो तुरंत सवालों की बौछार कर देता। कई बार तो वह उसे मार भी देता। संजय के मन में शक इतना गहरा हो गया था कि उसने रेखा के पुराने रिश्तों का पता लगाने के लिए अपने गांव और ससुराल तक जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने अपने जानने वालों और रेखा के कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उसके शक को सही ठहराया जा सके। फिर भी जब वह मुंबई लौटा तो उसके दिमाग से शक का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कहावत है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर यह विश्वास टूट जाए तो रिश्ते को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। यही इस मामले में भी हुआ। जब संजय का रेखा पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया तो उसने तय कर लिया कि वह उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देगा। वह मन ही मन उसकी हत्या की योजना बनाने लगा। इसी के चलते उसने रेखा को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। घटना वाले दिन संजय ने रेखा के चरित्र पर शक करते हुए उससे बहुत झगड़ा किया और उसकी पिटाई की। इसके बाद वह बाजार से चूहे मारने की दवा ले आया और रात करीब 8:30 बजे उसने जबरदस्ती रेखा को वह जहर खिला दिया। जहर खाने के थोड़ी देर बाद ही रेखा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज उल्टियां होने लगी, वह तड़पने लगी। इसी बीच संजय बहाना बनाकर घर से बाहर निकल गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। कई घंटों बाद जब संजय गौतम वापस घर लौटा तो रेखा की मौत हो चुकी थी। अब उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाना। अगर सुबह होने से पहले वह कुछ नहीं करता तो मोहल्ले में बात फैल सकती थी और वह फंस सकता था।
थोड़ी देर सोचने के बाद संजय ने रेखा की लाश को 2 चादरों में लपेटा और घर में रखी एक बड़ी प्लास्टिक की थैली में किसी तरह ठूंस कर भर दिया। फिर उसने थैली का मुंह कसकर बांध दिया। सुबह करीब 3:30 बजे जब पूरी बस्ती सो रही थी, संजय चुपचाप वह थैली कंधे पर रखकर घर से निकला और उसे ओएनजीसी दफ्तर के सामने बीएमसी के कूड़ेदान में जाकर डाल आया। सुबह जब बीएमसी की कचरा उठाने वाली गाड़ी आई तो वह रोज की तरह कचरा इकट्ठा करने लगी। उसी कचरे के साथ वह थैली भी गाड़ी में चली गई जिसमें रेखा की लाश थी। इस तरह रेखा का शव कचरे के साथ मुलुंड स्थित डंपिंग ग्राउंड पहुंच गया। उधर संजय गौतम ने लाश को ठिकाने लगाने के बाद अपने पड़ोसियों और जान पहचान वालों को कहकर गुमराह किया कि वह अपनी पत्नी रेखा के साथ विरार में जीवदानी माता के दर्शन के लिए गया था, लेकिन रास्ते में भीड़ की वजह से रेखा उससे बिछड़ गई और फिर नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने संजय से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 7 के अफसरों ने उसे गिरफ्तार कर नवघर पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर गणेश गायकवाड़ और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील काले के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर काले ने संजय से विस्तृत पूछताछ की और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 301 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर विश्वास डगमगाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। रेखा ने मजाक में जो बात कही, उसने संजय के मन में शक का बीज बो दिया, जो बाद में एक खतरनाक रूप ले बैठा। इसलिए बात करने में सावधानी जरूरी है। बिना किसी ठोस वजह के शक करना न सिर्फ रिश्ते को तोड़ता है, बल्कि इंसान को भी मानसिक रूप से बर्बाद कर देता है। संजय का गुस्सा और बदले की भावना ने न सिर्फ रेखा की जान ली, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी भी जेल में तबाह हो गई। चाहे कोई कितनी भी चालाकी से अपराध करे, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। पुलिस की मेहनत और तफ्तीश से कातिल पकड़ा गया और उसे सजा भी मिली। अगर किसी रिश्ते में दिक्कत हो तो बातचीत, समझदारी, काउंसलिंग और जरूरत पड़े तो कानून या परिवार की मदद लेना बेहतर होता है, बजाय हिंसा या अपराध के। यह कहानी रिश्तों, भरोसे और क्रोध के असर की एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें।